विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2026। व्याख्यान का शीर्षक है भारतीय काव्यशास्त्र भाग 5। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे शब्द शक्तियों की। विचार बिंदु हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शब्द शक्ति क्या है। वैयाकरणों के अनुसार जिस शक्ति या व्यापार द्वारा किसी शब्द के अर्थ का बोध होता है, यानी जो शब्द है उसका अर्थ पता चलता है, उसे शब्द की शक्ति कहते हैं। अर्थ तीन तरह से पता किया जा सकता है। पहला है वाचक, दूसरा लाक्षणिक और तीसरा व्यंजक। अब इसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। इसी के आधार पर शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अधिकांश विद्वानों ने इन तीनों को ही स्वीकार किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ सीधे सीधे बात करते हैं, चलते हैं अभिधा शब्द शक्ति पर। जब शब्द अपने सांकेतिक साक्षात अर्थ का बोध कराता है, यानी सीधे सीधे वो बिल्कुल डायरेक्ट अपने शब्द का बोध अर्थ का बोध कराता है, तब उस अर्थ की प्रतीति अभिधा व्यापार से होती है। यानी जब हम किसी बात को सीधे सीधे कह देते हैं तब वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब इस अभिधा शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो तीन तरह से होते हैं। पहले है रूढ़ शब्द, दूसरे यौगिक शब्द और तीसरे हैं योग रूढ़ शब्द। पहले रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जिनसे पूरे शब्द के एक अर्थ का बोध होता है। यदि इन्हें तोड़ दिया जाए तो वो शब्द जो है अर्थहीन हो जाता है, जैसे गेहूं, घोड़ा, चावल। इसलिए इन्हें अभेद्य कहा गया, यानी इनको भेदा नहीं जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। गेहूं को तोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, घोड़ा को अलग अलग कर देंगे, घो अलग कर देंगे, अड़ा कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। दूसरे हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जिनमें प्रकृति और प्रत्यय की सहायता से अर्थबोध होता है, जैसे दिवाकर। इसमें दिवा और कर से दोनों शब्द मिलकर बने हैं। दिवा का अर्थ है सूरज और कर्ण का अर्थ है मतलब सूरज में दिवाकर्ण की शक्ति होती है, इसलिए यह शब्द उसी के लिए स्थिर हो गया है, दिवाकर्ण, सूरज के लिए। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्दों के समान योगरूढ़ शब्दों में भी अवयवों के मिश्रण के अर्थ का अर्थबोध होता है, लेकिन यह यौगिक होते हुए भी रूढ़ शब्दों के समान एक ही अर्थ के वाचक होते हैं, जैसे वारिज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। वारिज जल में उत्पन्न सभी के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन यह केवल कमल के लिए जो है रूढ़ हो गया है कि आप वारिज अगर कहेंगे तो उसका सीधा सा अर्थ लगाया जाएगा कमल। अब बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। इसके विषय में विद्वानों ने अलग अलग अपनी मत प्रकट किए हैं। मम्मट अपनी रचना काव्य प्रकाश में स्पष्ट करते हैं कि मुख्यार्थ सिद्धि में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अवधेयार्थ से संबंधित दूसरे अर्थ को व्यक्त करने वाली जो शक्ति है वो लक्षणा शक्ति कहलाती है। यानी सीधे सीधे न कह करके किसी दूसरे के आधार पर, यानी उसके लक्षणों के आधार पर जब आप बात करते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति कही जाती है। और लक्षणा के तीन लक्षण होते हैं। सबसे पहला इसकी शर्त है वो क्या है? मुख्यार्थ का बाधित होना। जो हम सीधे सीधे बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, और मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध भी होता है। तीसरी बात, इसमें रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर आप दूसरे अर्थ का बोध करते हैं, लेकिन इनमें से रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर भी लक्षणा के दो भेद माने गए हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा।
रूढ़ि लक्षणा, जहां मुख्यार्थ के बाधित होने पर शब्द के रूढ़िगत अर्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे कर्मणि कुशलः, इसमें कुशल का मुख्य अर्थ है कुश को लाने वाला, लेकिन यह अर्थ यहाँ पर उचित नहीं है। कुशल का अर्थ है यहाँ पर चतुर, चालाक। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा, जहां मुख्यार्थ के बाधा होने पर किसी प्रयोजन के लिए लाक्षणिक अर्थ लिया जाए। जैसे एक शब्द देखते हैं गंगायाम घोष, में गंगायाम का अर्थ है गंगा के प्रवाह में, लेकिन यह संगत नहीं है। यहां लक्षणा से अर्थ लिया जाएगा गंगा के तट पर। अब मम्मट क्या कहते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा 6 प्रकार की होती है। गौड़ी सारोपा, गौड़ी साध्यावसना, शुद्धा उपादान लक्षणा और शुद्धा लक्षण लक्षणा। शुद्धा सारोपा, शुद्धा साध्यावसारणा। अब हम देखते हैं कि गौड़ी सारोपा क्या होती है। जब उपमेय पर उपमान का सदृश्य गुण के कारण इस प्रकार आरोप किया जाए कि दोनों का भेद बना रहे, तब उसे गौड़ी सारोपा कहते हैं। जैसे मुख चंद्र है, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि जो चंद्रमा किसका जो उपमान है किसके लिए किया गया है? मुख के लिए। गौड़ी साध्यावसना, जब उपमान उपमेय पर इस प्रकार आरोपित हो कि एक दूसरे को निगल ले, यानी उसकी जगह ले, तो वहां गौड़ी साध्यावसना होती है। जैसे घर में चांद को देखकर कौन खुशी से नहीं नाचेगा। यहां जो चांद शब्द इस्तेमाल किया गया है वह पत्नी के लिए किया गया है। फिर आगे देखते हैं शुद्धा उपादान लक्षणा, जहां लक्ष्यार्थ की प्रतीति के लिए किसी अन्य शब्द का आक्षेप किया जाए। जैसे झोंपड़ी के आगे महल को झुकना पड़ा। यहां आप देखेंगे सीधा सा अर्थ है झोंपड़ी और महल का गरीब व अमीर का संबंध। चौथी है शुद्धा लक्षण लक्षणा, जब कोई शब्द अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने को समर्पण कर दे। जैसे गंगायाम घोषः, में गंगा तट के लिए अर्थ का समर्पण किया गया है। शुद्धा सारोपा, जहां विषय यानी जो आरोपित किया जाए और विषय यानी जिस पर आरोप लगाया दोनों रहें, लेकिन दोनों में सदृश संबंध न होकर अन्य संबंध। जैसे भारत का भाग्य संविधान है, इसमें संविधान को भारत का भाग्य बताया गया है। शुद्धा साध्यावसना, जब विषय में विषय ऐसा लीन हो जाए कि दोनों में भेद न हो, फर्क न हो, कोई अंतर न हो, सदृश संबंध न हो, कोई अन्य संबंध। जैसे इस वर्ष हमें वरदान मिल गया, तो वरदान जो है वह अध्यापक है। तीसरी आती है व्यंजना शब्द शक्ति। तीनों शब्द शक्तियों में व्यंजना को लोग उत्तम मानते हैं। वैसे सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी व्याख्या तो अनेक विद्वानों ने की, लेकिन आचार्य विश्वनाथ की व्याख्या सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है। वे कहते हैं कि जहां अभिधा तथा लक्षणा के कार्य करके विरत हो जाने पर भी किसी अन्य पदार्थ का बोध होता है, वहां पर उस शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी अभिधा ने अपना काम कर दिया, लक्षणा ने काम कर दिया, तब भी कोई पता नहीं चला, तब वहां पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना के 2 भेद किए गए हैं, एक तो शाब्दी व्यंजना है और दूसरी आर्थी व्यंजना है। अब शाब्दी व्यंजना क्या होती है? साहित्य दर्पणकार ने साहित्य दर्पण में लिखा है कि अनेकार्थी वाची शब्द के अर्थ विशेष में
नियंत्रित होते हुए भी जब उससे अप्राकारणिक अर्थ की प्रतीति हो जाती है, तब उस अर्थ प्रतीति को शाब्दी व्यंजना कहते हैं। यानी जो अर्थ है उसकी आपको प्रतीति हो जाए तब उसको आप शाब्दी व्यंजना कहते हैं। यह शाब्दी व्यंजना भी दो प्रकार की मानी है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अब पहले देख लेते हैं ये अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना क्या होती है। इसके विषय में मोहम्मद कहते हैं कि जब अनेकार्थी शब्दों के किसी एक अर्थ का संबंध क्रमशः संयोग, वियोग, विरोध, प्रकरण, लिंग, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति एवं सुर आदि के अनुसार किया जाता है, तब उस अर्थ विशेष को जोड़ने वाली शक्ति को अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। बिहारी का है। यह वृष भानुजा और हलधर में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि इनका व्यंग्यार्थ है कि वे वृषभ अर्थात बैल की बहन हैं और वे हलधर अर्थात बैल के भाई हैं, तो दोनों की जोड़ी एकदम फिट है। अब आती है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, जहां पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षार्थ के कारण होती है, वहां लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शक्ति मानी जाती है। जैसे गंगायाम घोषः अर्थात गंगा में घोष की बस्ती, यहाँ पर गंगा तट के लक्षार्थ की प्रतीति पावनत्व के कारण होती है। इसका बोध जिस शक्ति से होता है उसे लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शक्ति कहते हैं। अब आई आर्थी व्यंजना। आजकल जो मत प्रचलित हैं उनके अनुसार व्यंजकत्व शब्द और अर्थ दोनों में होता है, लेकिन शाब्दी में व्यंजकता शब्द में होती है और आर्थी में व्यंजकता अर्थ में होती है। चूंकि व्यंजकता सभी अर्थों में होती है, इसीलिए इसके तीन भेद किए गए हैं: वाच्य संभवा, लक्ष्य संभवा और व्यंग्य संभवा। वाच्य संभवा आर्थी व्यंजना क्या होती है? जब वाच्यार्थ से किसी अन्य अर्थ की व्यंजना होती है तब वहां पर वाच्य संभवा आर्थी व्यंजना होती है। जैसे संध्या हो गई, इस वाक्य का मुख्यार्थ हुआ कि दिन का अंत हो गया है। लक्ष्यार्थ हुआ अंधेरा होने लगा है, लेकिन वक्ता भेद से इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। पहला है सिनेमा प्रेमी के लिए इसका अर्थ होगा कि सिनेमा चलना चाहिए, और चोर के लिए इसका व्यंग्यार्थ होगा कि चोरी करने चलें, अब समय हो गया है। चोरों को रात का राजा भी कहा जाता है, नाइट किंग भी कहा जाता है। दूसरी है लक्ष्य संभवा आर्थी व्यंजना। जब लक्ष्यार्थ में व्यंजना की प्रतीति होती है तब उसे लक्ष्य संभवा आर्थी व्यंजना कहते हैं। जैसे किसी मूर्ख से कहें कि आप तो बहुत समझदार हैं, तब यहाँ समझदार जो शब्द है वह मूर्ख के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा है व्यंग्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना। जहाँ एक व्यंग्यार्थ के बोध के लिए दूसरे व्यंग्यार्थ का सहारा लिया जाता है, वहाँ व्यंग्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना होती है। अब शक्तियों के जो भेद हैं वह एक के बाद एक धीरे से निकल कर आते हैं। जैसे इसी में आप उदाहरण देखेंगे तो दोपहरिया खिल उठी, यहाँ दोपहरिया फूल के खिलने से, दोपहर में काम करने से आशय है। व्यंग्यार्थ तीन प्रकार का होता है: वस्तु रूप, और दूसरा अलंकार रूप, और तीसरा रस रूप। वस्तु व्यंजना क्या होती है? जहाँ पर वस्तु मात्र की व्यंजना प्रधान होती है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसते जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। प्रसाद की कामायनी से है। यहाँ एक साथ
उषा का उदय और कालरात्रि का अस्त, 2 वस्तुओं की व्यंजना की गई। अब है दूसरी अलंकार व्यंजना। जिस व्यंजना में अलंकार की प्रधानता होती है उसे हम अलंकार व्यंजना कहते हैं। जैसे उठे स्वस्थ मनु यों उठता है क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत। यहाँ पर उत्प्रेक्षा की प्रधानता है। रस व्यंजना, जहाँ पर व्यंग रस की प्रधानता होती है। सच बात है कि रस भी हो और व्यंग भी हो, उसे रस व्यंजना कहते हैं। जैसे कहत नटत रीझत खिचत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सौपा। यहाँ पर संयोग श्रृंगार की प्रधानता है, अर्थात नायक नायिका का इशारे से अपनी बात करना है। इसीलिए यहाँ पर ये जो व्यंजना का इस्तेमाल किया गया है वह जो व्यंजना है वो रस व्यंजना कही जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपसे बात की शब्द शक्तियों की विषय में, और मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।